नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन की इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। नवरात्रि स्पेशल के तहत इस पूरे हफ्ते हमारे साथ हैं फीमेल एक्सपर्ट्स जो आपके सवालों के जवाब तो दे ही रही हैं, साथ ही आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के तरीके भी सिखा रही हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। आदित्य बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड में अगर दिख रहा है 2 साल से नेगेटिव रिटर्न, तो क्या बने रहना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए? क्या अभी फार्मा फंड में निवेश करने का सही वक्त है? 1 करोड़ के निवेश पर हर महीने कैसे मिलेंगे 50,000 रुपए? और फंड नामा में आज हम समझेंगे कि महिलाओं के लिए क्यों ज़रूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग और वो निवेश कैसे शुरू कर सकती हैं। और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर श्वेता जैन। श्वेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कैसी हैं आप? थैंक यू स्वाति, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक कुमार, हमारे दर्शक जमशेदपुर से। अशोक जी नमस्ते, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। हाँ मैडम, ये इनका है आदित्य बिरला जी। प्योर इक्विटी फंड। प्योर इक्विटी और प्योर वैल्यू फंड? ना, प्योर वैल्यू फंड। हाँ, प्योर वैल्यू इक्विटी फंड है सर। जी सर। तो ये मैडम ये स्टार्ट किया था हाँ 2017 में। अच्छा। मतलब अक्टूबर से स्टार्ट किया था। तो हमने तो करना था एक्चुअली ऐसा ही थी, तो एजेंट कर दिया ये वाला STP, सिस्टमैटिक ये टर्म प्लान जो होता है, ट्रांसफर प्लान। हाँ तो ट्रांसफर प्लान तो वो 3 महीने में कट गया। तो 2 जनवरी को लास्ट इंस्टॉलमेंट कट गई 40,000 की। तो 5 लाख रुपए हमने मतलब वो लगाए इसमें, ये फंड में। अच्छा। तो कहने का मतलब है कि जनवरी से ही मतलब चल रहा है ये। जनवरी 18, जनवरी 19, जनवरी 20 और ये 3 साल से ऊपर हो गया है सर। हाँ, 2.5 साल हुआ, 3 साल, 2.5 साल। जी साल हो रहा है। तो ये 5 लाख रुपीज लगाए थे, तो ये तो बहुत माइनस जा रहा है मैडम। बीच में तो बहुत ज्यादा हो गया था, अभी कम हुआ है थोड़ा, 1.5 लाख रुपया फिर भी माइनस है। अच्छा, एक बात बताइए अशोक जी, और भी किसी फंड में निवेश किया हुआ है? पोर्टफोलियो में सिर्फ यही एक फंड है या कुछ और भी है? नहीं, फंड तो एक तो और भी है, ये कोटक महिंद्रा है। अच्छा। कोटक महिंद्रा इक्विटी फंड है। वो भी सेम टाइम पे चालू किए थे। अच्छा ठीक। और ये अच्छा, उसमें हाँ उसमें प्लस जा रहा है, मतलब 50,000 उसमें पॉजिटिव दिख रहा है रिटर्न। ये बताएं कि ये जो निवेश कितने सालों के लिए सोच के किया था? निवेश तो 5 साल तक किए थे मैडम, 5 साल। ड्यूरेशन तो ठीक था, लेकिन श्वेता 5 साल इक्विटी के लिए बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं कहेंगे हालांकि इसको, लेकिन वैल्यू फंड की स्ट्रैटेजी जो होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग, उसका एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो जो रिजल्ट दिखाना शुरू करता है वो 5, 6, 7 साल तक एटलीस्ट आपको इंतज़ार करना होगा। 3 साल भी नहीं हुए अभी फिलहाल इनको, क्या सलाह देंगे आप? जी, मैं इनको सलाह दूंगी कि जैसे आपने बताया कि वैल्यू फंड में थोड़ा टाइम लगता है। इनका अप्रोच अलग होता है, वैल्यू फंड की स्ट्रैटेजी अलग होती है, तो पे ऑफ करने में टाइम लगता है। तो मिनिमम 7 साल के लिए कमिटमेंट थोड़ा सा चाहिए वैल्यू फंड्स के लिए। और ये फंड काफी बुरे टाइम से गुजरा हुआ है, और मैं रेकमेंड करूंगी कि ये अभी बने रहें, अभी इससे फंड से निकले नहीं। ये अपना पैसा रिकवर करेंगे और थोड़ा प्रॉफिट भी देखेंगे, पर इनको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इनको बने रहना मैं रेकमेंड करूंगी, अभी विड्रॉल रेकमेंड नहीं करूंगी। अशोक जी। हाँ जी, बोलिए। देखिए, अभी इस पैसे की जरूरत तो नहीं है ना आपको?
हाँ, फिलहाल तो जरूरत नहीं है मैडम, पर वही चीज था ना जैसा मतलब मार्च नहीं में तो देखिए, ये थोड़ा तो वक्त दीजिए इसको, हम समझ सकते हैं। बहुत ही खराब लगता है जब आप 5 हाँ लाख लगाए, उसकी वैल्यू अगर 3 लाख दिखती है तो बहुत हाँ तकलीफ होती है। लेकिन अभी हमारे एक्सपर्ट कह रही हैं कि अभी कुछ वक्त इसको और दीजिए, ये पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो अभी हड़बड़ा के इसको बंद करके पैसे निकालने की जरूरत नहीं है, इंतजार करें थोड़ा देर और। इसमें कुछ लोग कह रहे थे ना मैडम, हाँ क्योंकि ये मतलब इसमें ये स्मॉल भी है और मिड भी है और ये भी है लार्ज। देखिए, अभी आप सबकी बात मत सुनिए। अभी जो यहाँ पर श्वेता मैम कह रही हैं, आप उनको सुनिए। वो एक्सपर्ट है, वो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है, वो आपको एकदम सही सलाह देंगी, अच्छा, ठीक है। तो बने मतलब रहिए। अभी इसको कंटिन्यू करें ना, हाँ हाँ मतलब 2 साल और लगना होगा नहीं? जी, कुछ और वक्त तो रखिए, और बीच में अगर आपको फिर से तकलीफ और डर लगता है तो हमें मेल कीजिएगा। अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ अलख भट्टाचार्य जी फोन लाइन पे जुड़े। अलख जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? मैं बड़ौदा से बात कर रहा हूँ। जी बताइए सर, क्या सवाल है? मेरा जो क्वेरी है, मेरा जैसे मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ, मेरा 1 करोड़ कॉर्पस है, तो इसको मैं जैसे एक जगह पे डालूं कि म्यूचुअल फंड और डेट फंड और व्हाटएवर इक्विटी फंड, so that I will get around 16% return. Out of that, 10% will be capital appreciation and 6% I will do draw as a LWP. That is around 50,000 per month I will ओके draw. चलिए, अलख जी के से बात ठीक तरीके से नहीं हो पाई। बेसिकली 1 करोड़ इनके पास हैं और ये चाहते हैं कि इसको किस तरीके से निवेश किया जाए श्वेता, ताकि 50,000 रुपये हर महीने की आमदनी हो सके। क्या सलाह देंगी आप? जी मैं इनको रेकमेंड करूंगी कि ये एटलीस्ट 8% पोस्ट टैक्स अपना पोर्टफोलियो पे रिटर्न टारगेट करें। जो भी इनकी थोड़ी आवाज आ रही थी, ये 15-16% बता रहे थे, बट वो रियलिस्टिक नहीं है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, क्योंकि अगर आज 60 साल की उम्र है तो ये इनको कम से कम 80-85 तक ये कॉर्पस चलाना है, और यही जो है इनका कैश फ्लो का भी जरिया है और ग्रोथ का भी जरिया है। तो ये पूरा पैसा लॉक इन नहीं कर सकते हैं। तो इक्विटी अगर हम मान के चले 12 से 15% भी, तो इनको 100% इक्विटी में बना रहना पड़ेगा, जो इनकी एज में और ये स्टेज में रेकमेंड नहीं करेंगे हम। तो एक कॉम्बिनेशन पोर्टफोलियो 60-40 या 70-30 का पोर्टफोलियो जैसे ये कंफर्टेबल है, जहाँ पे डेट थोड़ा सा ज्यादा है। 8% पोस्ट टैक्स अगर मान के चले तो ठीक है, क्योंकि 6% इन्फ्लेशन हम ले रहे हैं। 50,000 ये SWP द्वारा अपना विड्रॉल कर सकते हैं, डिविडेंड प्लान्स में नहीं पड़े, SWP करे, ताकि अगर कोई महीने कम खर्चे हैं या कभी ज्यादा है तो वो अपने फ्लेक्सिबल भी रख सकते हैं थोड़ा बहुत। डेट पोर्टफोलियो में ये बिल्कुल सेफ ऑप्शंस में जाए, इनको रिस्क नहीं लेना चाहिए, चाहे ड्यूरेशन रिस्क हो चाहे क्रेडिट रिस्क हो। तो मैं इनको रेकमेंड करूंगी कि IDFC शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में रेकमेंड करूंगी, कोटक लो ड्यूरेशन फंड इनको रेकमेंड करूंगी, ABSL कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड इनको रेकमेंड करूंगी, ताकि पैसा सेफ भी रहे, थोड़ा बहुत बढ़े भी, और विड्रॉल के लिए रेडी रहे। ICICI निफ्टी नेक्स्ट 50 में रेकमेंड करूंगी इनके इक्विटी एलोकेशन के लिए, ताकि वो ग्रोथ का ध्यान रख सके, जहां ये 5-7 साल के बाद जहां पे अप्रिसिएशन देखेंगे, मेन कंपाउंडिंग देखेंगे। इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड, इनको मैं लार्ज कैप फंड्स इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर इन्होंने पहले कभी निवेश नहीं किया है तो इनका एक्सपीरियंस म्यूचुअल फंड्स में अच्छा रहे, बट जैसे हम इक्विटी इन्वेस्टर्स को कहते हैं, पेशेंस उनको रखना पड़ेगा। तो 5 से 7 साल मिनिमम इनको इन स्कीम्स में रखना है, इसलिए मैंने डेट थोड़ा ज्यादा बताया है। SWP किस फंड से करेंगे श्वेता? SWP ये IDFC शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड से शुरू कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। तो अलग जी, आपको आपका कैसा पोर्टफोलियो होना चाहिए, और 15-16% की उम्मीद जो आप कर रहे हैं, अगर किसी ने कहा है आपसे कि ऐसा हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस तरह की उम्मीद रखने पे डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जैसा एक पोर्टफोलियो श्वेता ने आपके लिए बना कर दिया है, आप उसको फॉलो करें और ख़्याल रखें कि
अपने खर्चों को काबू में रखिएगा, वरना ये जो कॉर्पस है आपका, ये कैपिटल बहुत लंबे वक्त तक चलाने में इसको दिक्कत होगी। अगला सवाल अभिराज सिंह जी का लेते हैं। 29 साल इनकी उम्र है और जानना ये चाहते हैं कि इस वक्त फार्मा फंड में निवेश करना कैसा होगा। उदाहरण के तौर पर निपॉन फार्मा का में अगर निवेश करना चाहें तो क्या ये इस कैटेगरी में एक अच्छा फंड है और कितने वक्त के लिए निवेश करें। साथ ही ये एक्सिस ब्लू चिप फंड पर भी राय चाहते हैं आपकी। फार्मा फंड का रिटर्न नो डाउट श्वेता पिछले 1 साल में जिस तरीके का दिखाया है, मतलब सभी लोग एकाएक फार्मा फंड करना शुरू कर रहे हैं निवेशक। लेकिन क्या ये सही अप्रोच है कि जब ऑलरेडी इतना एक अच्छा रन दिखा चुका है और इस ऊंचाई पर इस तेज़ी में इस तरह के फंड में निवेश करना? जी, निवेशक थोड़े भावुक हो जाते हैं जब रिटर्न्स देखते हैं, लास्ट पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं, तब थोड़े से एक्साइटेड हो जाते हैं और उस कैटेगरी में जब इन्वेस्ट करते हैं तो उनको फिर डिसअपॉइंटमेंट होता है क्योंकि आगे जाके वो रिटर्न्स नहीं आते हैं। और वही फार्मा के साथ भी हो रहा है और होगा। आइडियली हमको यही एक्सपोजर जो हम फार्मा में चाहते हैं हमको अपने लार्ज कैप फंड्स में, अपने मल्टी कैप फंड्स में भी मिलेगा, क्योंकि जो भी कैटेगरी अच्छा कर रही है, जो भी सेक्टर अच्छा कर रहा है, हमारे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स भी उनमें एलोकेशन बढ़ा लेते हैं और उससे हमको वो एक्सपोजर मिल जाता है। तो हमको ऐसा जरूरी नहीं है कि थीमेटिक फंड से वो एक्स्ट्रा रिस्क ले। ये एक एक्साइटमेंट हो जाता है लोगों के लिए, तो इसीलिए वो डालना चाहते हैं थीमेटिक फंड्स में। बट इसमें टाइमिंग बहुत ही मुश्किल है। थीमेटिक फंड्स में कब डालना, कब निकालना बहुत जरूरी हो जाता है ये डिसीजंस, और जो हम 90% ऑफ द टाइम हमारा डिसीजन गलत होता है। इसलिए मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती हूँ कि थीमेटिक फंड्स में पैसा डालें। फार्मा फंड्स में भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगी कि अभी पैसा डालें। ऑफ कोर्स डाइवर्सिफाइड फंड्स में डाल सकते हैं। ये एक्सिस ब्लू चिप फंड में जो ये निवेश करना चाहते हैं ये बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पोर्टफोलियो है, ये उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट फार्मा फंड्स से मैं कहूंगी कि दूर रहें। ये आपने सही बोला है श्वेता कि अभी ऑलरेडी सेक्टोरल फंड की अगर समझ नहीं है आपको सेक्टर की, और वहाँ पर आपको टाइम भी करना पड़ता है कि कब जाना है और कब निकलना है। आपने जो ये बात कही कि नॉर्मली उतना जो एलोकेशन है आप उसको लार्ज कैप की तरफ भी लेकर जाएं, क्योंकि फंड मैनेजर मौके पहचानता है और किस सेक्टर में तेज़ी होगी, किस में नहीं है, क्या चलेगा, उसको शायद थोड़ी ज़्यादा समझ होती है। लेकिन आई गेस कि निवेशक क्यों कंफ्यूज हो रहा है, लार्ज कैप का अगर रिटर्न देखिए आप पिछले 1 साल का, तो 10% से ऊपर सिर्फ एक फंड ने दिया हुआ है, बाकी सब 10 के नीचे, 10 के आसपास 2 हैं इनफैक्ट, और बाकी सब उसके नीचे। वही फार्मा में देखिए तो आपको 77% तक का रिटर्न है। तो वहाँ पर आके एक बार लोगों के मन में ये एक शंका ज़रूर आती है कि कहाँ है फंड मैनेजर मेरे लार्ज कैप का, और उसको इस सेक्टर में क्यों नहीं तेज़ी दिखाई दी। जी बिल्कुल, क्योंकि सेक्टोरल फंड में आप वो उतना एक्स्ट्रा रिस्क लेते हो। पर अगर आप लास्ट 1 साल का रिटर्न देख रहे हो तो आप अगर यही टाइम आप लास्ट ईयर जाएं तो नेगेटिव रिटर्न्स देख रहे थे। तो जिन्होंने वो नेगेटिव रिटर्न्स देखे हैं पहले, वो आज पॉजिटिव रिटर्न्स देख सकते हैं। तो टाइम ये था कि लास्ट ईयर डालना था फार्मा फंड्स में। आज से अगर आप डालने जाओगे तो आप आगे नेगेटिव रिटर्न्स देखोगे। और डाइवर्सिफाइड फंड्स कम रिस्क लेते हैं फार्मा, अभी जैसे कम एक्सपोजर होगा, जैसे अगर 10% या 15% एक्सपोजर होगा तो उतना ही वो फायदा आपको दे पाएंगे, बट आपका रिस्क भी कम होगा, जो बहुत जरूरी है और अक्सर हम वो इग्नोर कर देते हैं। जी चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे और जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपके सवालों के जवाब दे रही हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर श्वेता जैन। अगला सवाल लेते हैं। ज़ियारा खान हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ज़ियारा नमस्ते, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं भुवनेश्वर से बात कर रही हूँ। ओके ज़ियारा, बताइए आपकी उम्र 24 साल है और इतनी अच्छी प्लानिंग कैसे कर ली आपने? Thank you so much. Actually, I'm really inspired by your channel. So I thought like investing in early age is really important to be financially independent.
बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत खुशी हुई ये सुनकर मुझे। सवाल क्या है आपके, बताएं ज़ियारा? जी, मेरे को बस जानना है कि जो मैं फंड्स सेलेक्ट की हूँ, क्या वो ठीक है? एंड मेरे को जानना है कि जैसे इन्फ्लेशन का मेजर रोल होता है, तो इज इट फाइन कि अगर मैं 6% लेके इन्फ्लेशन लेके कैलकुलेट जो मेरा गोल्स है वो मैं अचीव कर पाऊंगी कि नहीं? एंड मेरा एक और एक कंसर्न है कि मल्टी कैप का जो सेबी रूल्स चेंज कर दिए हैं थोड़ा, जी। तो उसका लाइक शुड बी स्टिल स्टिक टू मल्टी कैप फंड्स और हम चेंज करते हैं? आई एम सो इम्प्रेस्ड। मतलब आपको ना सिर्फ अपने फंड्स के बारे में पता है, बट क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं म्यूचुअल फंड में, आप उसकी भी जानकारी रखती हैं। क्विकली श्वेता, इनके पोर्टफोलियो पर नज़र डालिए कि क्या इनके फंड सिलेक्शन सही है और इनके गोल्स जो ये लेके चल रही हैं पूरे हो पाएंगे या नहीं। जी ज़ियारा, आपसे बात करके बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के जो गोल होता है वो अक्सर हम इतना यंग नहीं देखते हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है। और आपने तो 2 साल से शुरू कर दिया ऑलरेडी, तो 22 साल की उम्र में आपने शुरू कर दिया था, तो इट्स फैंटास्टिक। आपके जो गोल्स भी मैं देख रही हूँ, बिजनेस का जो गोल है 60 लाख का लिया है मैंने 15 साल बाद। उसके लिए आपको 12,000 रुपए अगर आप महीने का निवेश करो तो आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं, पर इन्फ्लेशन नहीं मान के। अगर इन्फ्लेशन मान के चले तो थोड़ा सा ज्यादा आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आपको हर साल जैसे इंक्रीमेंट होता है या जैसे बचत बढ़ती है, आप उसको अपने एसआईपी को भी इंक्रीमेंट दे सकते हैं। उससे आप अपने गोल तक जरूर पहुंच सकती हैं, आज के जो स्टार्ट आपने ली है। और जो रिटायरमेंट का भी गोल है आपका 1 करोड़ का 34 इयर्स के बाद आपने बताया है, उसके लिए आपको आज की डेट में अगर 1800 से 2000 रुपए आप करें तो आप उस गोल तक पहुंच सकते हैं। बट इन्फ्लेशन नहीं माने तो, इन्फ्लेशन माने तो 3,500 तक का आपका जो इन्वेस्टमेंट है आज, उसको आपको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। बट जैसे मैंने बताया, आप जल्द आपने स्टार्ट किया है, तो कंपाउंडिंग अपना मैजिक आपके पोर्टफोलियो पे जरूर दिखाएगा। बस आपको ये करते रहना है और कंटिन्यूअसली डिसिप्लिन से करते रहना है। आपकी स्कीम्स भी काफी अच्छी लगी मुझे, काफी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। बहुत ज्यादा कॉमन स्टॉक्स भी नहीं है, सेक्टर्स नहीं है वैसे। मल्टी कैप फंड्स में मैं एक चेंज आपको जरूर रेकमेंड करूंगी। कोटक जो स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है उसको चेंज करके मैं एक पैसिव फंड इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी आपके पोर्टफोलियो में। यूटीआई या आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड। पैसिव फंड में एक चीज ये हो जाती है कि कॉस्ट कम हो जाता है और थोड़ा परफॉर्मेंस जो है वो उससे बढ़ जाता है, क्योंकि कॉस्ट एकदम कम हो जाता है। फंड मैनेजर की फीस इधर नहीं लगती है, फंड मैनेजर रिस्क नहीं होता है, तो मुझे वो एक डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो में ऐड करना अच्छा लग रहा है। एल&टी इमर्जिंग बिजनेस के को मैं चेंज करना चाहूंगी। एक्सिस स्मॉल कैप फंड मैं रेकमेंड करूंगी आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो बाकी अच्छा लग रहा है आपका पोर्टफोलियो, ये 2 छोटे चेंजेस मैं रेकमेंड करूंगी। चलिए, और यहाँ पर ज़ियारा के सवाल को ही आगे बढ़ाते हुए हम रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। श्वेता, ज़ियारा जैसी लड़कियां बहुत कम देखने को मिलती हैं जो 22 साल की उम्र से अच्छी खासी रकम एसआईपी में इन्होंने शुरू कर दी है। अमूमन नहीं करती हैं लड़कियां। तो शुरुआत करने के लिए अगर वक्त होता तो मैं ज़ियारा से ही पूछती, लेकिन आपसे पूछ रही हूँ कि अगर उसी उम्र से लड़कियों को शुरुआत करनी है तो कैसे कर सकती हैं शुरुआत? तो पहले तो जैसे ज़ियारा ने किया, एसआईपी से ही शुरुआत करें। मंथली इन्वेस्टमेंट जो भी अमाउंट हो, चाहे 500 रुपए हो या 5,000 रुपए हो या 50,000 रुपए हो, अक्सर हम बचत नहीं करते हैं, हम सेविंग नहीं करते हैं और उसको इन्वेस्ट भी नहीं करते। अक्सर जो मैं यंग वुमेन से बात करती हूँ, सब एफडी और आरडी के बारे में बात करते हैं, म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं करते। उनको डर लगता है कि म्यूचुअल फंड्स में पैसा कम हो जाएगा। पर मैं मेरी यही रिकमेंडेशन और एडवाइस रहेगी यंग लड़कियों को कि अभी आप गलती कर सकते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो गलती करना। अक्सर हमको डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, पापा क्या कहेंगे, भैया क्या कहेंगे, मैंने पैसे गवा दिए या कम हो गए।
उसकी चिंता नहीं करें, क्योंकि आज रिस्क कम है, क्योंकि पैसा या पूंजी कम है तो रिस्क भी कम है और आपके पास टाइम का आपके पास एडवांटेज है, तो जल्दी स्टार्ट कर देंगे तो आपको वो एडवांटेज जरूर मिलेगा। तो एसआईपी से स्टार्ट करें, इक्विटी से स्टार्ट करें। आप लॉन्ग टर्म इक्विटी में आप बने रह सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम है। तो ये दो चीजें आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकती हैं। अगर आपको टैक्स बचाना है तो ईएलएसएस से स्टार्ट कर सकती हैं। ईएलएसएस अक्सर डाइवर्सिफाइड फंड्स होते हैं तो उससे स्टार्ट कर सकती है, वरना कोई भी अच्छा पोर्टफोलियो जैसे लार्ज कैप फंड से स्टार्ट करें। श्वेता कि क्यों ज़रूरी है महिलाओं के लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग करना? एक तो चीज़ हम समझते हैं कि एक तो उनकी जो उम्र होती है, जो स्टडी कहती है कि उसके हिसाब से वो पुरुषों से ज़्यादा उम्र होती है उनकी। उनका करियर ग्राफ में उतार चढ़ाव पुरुषों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। कई ब्रेक्स लेने पड़ते हैं उनको बीच बीच में, और साथ ही जो सैलरी गैप है वो तो उससे हम फेमिलियर हैं। उस रिसर्च वो भी कहता है कि थोड़ा ज़्यादा है दोनों की सेम पोजीशन पे सैलरी गैप। ये वजह सफिशिएंट है अलर्ट होने के लिए कि आपको भी अपनी प्लानिंग करनी चाहिए? जी बिल्कुल, ये 3 जो वजह आपने बताई बहुत बड़ी वजह है हमको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और प्रेपरेशन करने के लिए। जेंडर गैप जो है, जेंडर पे गैप जो है ऑलमोस्ट 20% है। तो मतलब हम ऑलरेडी 20% पीछे शुरुआत ही कर रहे हैं। तो जहां हम कंपाउंडिंग हमारे लिए पॉजिटिवली पड़ता है इम्पैक्ट, यहाँ पे नेगेटिवली भी पड़ता है क्योंकि हम 20% पीछे शुरू कर रहे हैं। अक्सर फैमिली स्टार्ट करने के लिए या क्योंकि महिलाएं प्राइमरी केयर गिवर होती हैं तो उसके लिए सबैटिकल्स लेती हैं, ब्रेक्स लेती हैं और वापस जब करियर ज्वाइन करती है तब एक लोअर सैलरी पे या कम सैलरी पे अपने ही पीयर से शुरू करती हैं। तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो जहां अगर मैं कॉर्पस कंपैरिजन देखूं तो 60 साल के उम्र में अगर एक पुरुष का समझिए 5.5 करोड़ का एक पूंजी इकट्ठा होता है कंसिडरिंग सेम अमाउंट्स, तो एक महिला का ऑलमोस्ट आधे की पूंजी होती है, 2.8 करोड़ की पूंजी होती है। तो जहां यही एक लंबा गैप हो जाता है तो हमको रिस्क थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम ये गैप नहीं क्लोज कर पाएंगे, कर सकते हैं अगर हम अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा बेटर मैनेज करें। थोड़ी सी रिस्क हमको स्टार्टिंग से लेनी पड़े तो हम डेफिनेटली उस गैप को भी काफी हद तक कम कर सकते हैं। राइट, और सीखना हो तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सिर्फ पढ़ के और सुन के आप सीख नहीं पाएंगे। थ्योरेटिकल नॉलेज सफिशिएंट नहीं है। शुरू करें, जैसा श्वेता ने कहा 500 रुपये उतना ही अगर है उतने से निवेश शुरू करें, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा और ज़्यादा बड़ी रकम निवेश करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू स्वाति। और आपके सवालों के जवाब हम देना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको अपने सवाल हमें भेजने होंगे। सवाल जहां भेजते हैं वो सब डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। सवाल जब भी भेजते हैं तो अपना नाम और नंबर आपको लिखना ज़रूरी है ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर सके, आपके सवाल को बेहतर तरीके से समझ सकें। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।